नमस्कार, इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में काफी तेजी से बदल रही है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव को अचानक खाली करने की उस चौंका देने वाली चेतावनी के बारे में। हाल ही की खबरों में इस अचानक हुए घटनाक्रम के बारे में काफी हंगामा रहा है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात इस युद्ध के तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। इस पूरी चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, निकासी की चेतावनी, दूसरा 22 मई का ड्रोन हमला, तीसरा रूस की सैन्य प्रतिक्रिया और आखिर में इस मुद्दे पर बटा हुआ वैश्विक रुख। आइए सबसे पहले अपने पहले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, निकासी की चेतावनी, जो कि एक तत्काल खतरे के रूप में सामने आई। ये चेतावनी कोई आम आदेश नहीं थी। विदेशी नागरिकों और राजनयिकों के लिए ये कीव को तुरंत छोड़ने का एक बेहद सख्त फरमान था। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से टेलीग्राम पर एक आधिकारिक संदेश आया जिसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा था कि राजनयिक मिशन के कर्मचारियों सहित सभी विदेशी नागरिकों को जल्द से जल्द शहर छोड़ देना चाहिए। इसमें जो ASAP यानी जल्द से जल्द शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना संगीन और हड़बड़ी का था। अब इस चेतावनी के पीछे रूस ने कुछ विशिष्ट मानवीय और कानूनी तर्क भी दिए हैं। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा गया कि आम नागरिकों की सुरक्षा के नियमों का सीधा उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही ये सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी ज़ेलेंस्की प्रशासन के सैन्य या प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के आसपास न भटके। दरअसल रूस का दावा है कि उनका ये कदम एक आतंकवादी कृत्य का सोचा समझा जवाब है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आतंकवादी कृत्य आखिर था क्या? इस सवाल का जवाब हमारे अगले पड़ाव में छिपा है, 22 मई का ड्रोन हमला, जिसने इस तनाव को मुख्य रूप से भड़काया। घटनाओं की तेजी को जरा इस टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, 22 मई को एक हॉस्टल पर UAV हमला होता है। ठीक अगले ही दिन 23 मई को रूस ओरेस्निक मिसाइल दागता है और उसी सिलसिले में 26 मई को वो भयानक निकासी चेतावनी जारी कर दी जाती है। मतलब एक के बाद एक एक्शन और रिएक्शन का ये सिलसिला कितनी तेजी से बढ़ा, ये बिल्कुल हैरान करने वाला है। तो 22 मई को असल में हुआ क्या था? पूर्वी यूक्रेन का एक हिस्सा है लुहांस्क, जो फिलहाल रूस के नियंत्रण में है। वहां के स्टारोबेस्क में लुहांस्क स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी है। हुआ ये कि यूक्रेन के एक ड्रोन ने इसी यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल यानी डॉर्मेट्री पर बिल्कुल सटीक हमला किया। इमारत बुरी तरह तबाह हो गई और जाहिर है इस घटना ने रूस में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। और वो आक्रोश क्यों था, वो इस संख्या से बिल्कुल साफ हो जाता है, 21। रूस का दावा है कि इस हमले में 21 नागरिक मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया कि इस हमले में खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाया गया है। अगर हम इसकी गंभीरता को देखें तो इसकी तुलना वैसे ही की जा रही है जैसे इतिहास में ईरान के एक स्कूल पर हुए हमले को देखा जाता था, जिसमें 168 लोग मारे गए थे। रूस का सीधा तर्क यही है कि ये आम नागरिकों पर एक बेहद क्रूर हमला था। इसके ठीक बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बेहद तीखा बयान सामने आता है। उन्होंने इस घटना को कीव शासन की नाजी और आतंकवादी प्रकृति का एक और ज्वलंत प्रमाण बताया। सीधे तौर पर यूक्रेन को इस जानलेवा हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे इस आक्रामक बयानबाजी ने उस घातक सैन्य प्रतिक्रिया की जमीन तैयार की जो अगले ही दिन होने वाली थी। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, रूस की सैन्य प्रतिक्रिया यानी ओरेस्निक मिसाइल का परीक्षण। 23 मई को रूस ने ओरेस्निक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अब यहाँ एक जरूरी बात याद रखने वाली है, इस मिसाइल में कोई असली परमाणु बम नहीं था। इसमें एक डमी वॉरहेड लगाया गया था। लेकिन सच कहूं तो परमाणु पेलोड ना होने के बावजूद सिर्फ इस मिसाइल के इस्तेमाल ने ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खासकर यूरोप में खौफ का माहौल बना दिया। आखिर इस एक मिसाइल से अचानक इतनी दहशत क्यों फैल गई? दरअसल ओरेस्निक की क्षमताएं सच में डरावनी हैं। ये मिसाइल मैक 10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेजी से उड़ती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ 15 मिनट के भीतर यूरोप के किसी भी निशाने को मिटा सकती है। और सबसे खतरनाक बात, इसका डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये परमाणु पेलोड ले जा सके। जब एक डमी वॉरहेड के साथ ऐसी मिसाइल दागी जाती है ना, तो ये कोई चूक नहीं बल्कि एक बेहद सख्त संदेश होता है। इस मिसाइल के इतिहास पर भी एक नजर डाल देते हैं। इसका पहली बार इस्तेमाल नवंबर 2024 में सामने आया था। फिर जनवरी 2026 में इसका दूसरा उपयोग देखा गया और अब मई 2026 में डमी वॉरहेड के साथ ये इसका तीसरा परीक्षण था। ये सिलसिला साफ दिखाता है कि कैसे इस घातक हथियार की तैनाती समय के साथ बढ़ती जा रही है, जो लगातार बढ़ते खतरे का सीधा संकेत है। चलिए अब चौथे और आखिरी बिंदु पर चलते हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर बटा हुआ वैश्विक रुख और कूटनीतिक हलचल। सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल ये हुई कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच तुरंत सीधे बैक चैनल संपर्क स्थापित किए गए।
रूसी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर सीधे बात की। जब धमकियों का स्तर इतना बढ़ जाए तो इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत से पता चलता है कि दोनों महाशक्तियां इस स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन पश्चिमी देशों का रुख इस मुद्दे पर बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आया। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए अपने नागरिकों और राजनयिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी, पर दूसरी तरफ यूरोपीय नेताओं ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। इमैनुअल मैक्रों, उर्सुला वॉन डर लेयन और फ्रेडरिक मर्ज जैसे दिग्गज नेताओं ने कीव छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और रूस की इस धमकी की कड़ी निंदा की। यह फर्क काफी कुछ कहता है, एक तरफ अमेरिकी सतर्कता और दूसरी तरफ यूरोपीय विरोध। तो अब हम इस नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, राजनयिकों के बीच इस साफ विभाजन और परमाणु क्षमता वाली नई मिसाइल के परीक्षण के बाद इस संघर्ष का अगला चरण क्या होने वाला है? क्या ये लगातार बढ़ता तनाव एक नए और ज्यादा विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ेगा, या फिर कूटनीति आखिरकार शांति का कोई रास्ता निकाल ही लेगी? स्थिति अभी भी बेहद नाजुक है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा में जल्द ही मिलेंगे।